हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का वीडियो हमारे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है, जिसमें हम आज रिमेनिंग प्लांट पार्ट जैसे कि लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ कवर करेंगे टॉपिक्स लाइक सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं दी एनाटॉमी ऑफ द डायकॉट और द डॉर्सी-वेंट्रल लीफ। तो भाई बच्चों, डायकॉट लीफ को हम डॉर्सी-वेंट्रल लीफ क्यों बुलाते हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। तो इमेजिन कीजिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो डायकॉट लीफ होती है उसका जो ओरिएंटेशन है दैट इज हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में आपको एक लीफ अरेंज दिखाई देगी ऑन द स्टेम एक्सिस। ओके, so there is horizontal orientation। तो क्या होता है horizontal orientation, आइए देख लेते हैं। सपोज ये एक स्टेम एक्सिस है, तो यहां पर आपको जो लीफ का अरेंजमेंट नजर आएगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ओके, दैट मींस स्टेम एक्सिस के आपको परपेंडिकुलर नजर आ रही है दिस लीफ। सो यहां पर डायकॉट लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल, राइट। बट ओरिजिनली जब एक लीफ डेवलप हो रही होती है तो उसका जो सरफेस है वो इस तरीके से देखिए बेंट होता है टुवर्ड्स द स्टेम एक्सिस, एंड लेटर ऑन जब ये लीफ ग्रो करती जाती है, मैच्योर होती जाती है, देन वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन पे कंप्लीटली आ जाती है। ओके, तो डेवलपिंग लीफ में जो सरफेस लीफ का स्टेम एक्सिस के जस्ट एडजेसेंट है, जस्ट बगल में है, वो सरफेस कहलाता है द एडैक्सियल सरफेस। ओके, सो ऐसा सरफेस कहलाएगा द एडैक्सियल सरफेस। और लेटर ऑन जब ये लीफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ऑब्वियसली यही एडैक्सियल सरफेस जो है वो स्काई को फेस करेगा, राइट। सो यही है एडैक्सियल सरफेस, और इसको आप बुला सकते हैं द वेंट्रल सरफेस और द अपर सरफेस। सो याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द अपर सरफेस। एक बात आपको क्लियर हो गई, राइट। देन वी हैव द अदर सरफेस। मान लीजिए ये लीफ का अपर या फिर एडैक्सियल सरफेस है, और नीचे वाला सरफेस जो कि अवे था फ्रॉम द स्टेम एक्सिस वो बन जाता है द अबैक्सियल सरफेस, राइट, और विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द बैक साइड। तो ये जो नीचे वाला सरफेस है जिसको कि मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किया है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके बता देता हूं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द अबैक्सियल सरफेस ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसको हम डॉर्सल सरफेस भी बुलाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सल सरफेस, एंड दिस फॉर्म्स दी लोअर सरफेस, या जो कि ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है, राइट। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक डायकॉट लीफ को देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो आप देखेंगे जो उसका एडैक्सियल सरफेस है या फिर जो उसका वेंट्रल सरफेस है वो डार्क ग्रीन अपीयर होता है। डार्क ग्रीन क्यों अपीयर होता है, बिकॉज वो डायरेक्टली एक्सपोज होता है टू द सनलाइट, राइट। अब सनलाइट जब डायरेक्टली इस अपर एपिडर्मिस या अपर सरफेस पे फॉल करेगी, सो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, आई होप आपको याद है क्लोरोप्लास्ट एक तरीके की प्लास्टिड्स होती हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट का जो एक्यूमुलेशन है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द अपर सरफेस, और इसीलिए वो हिस्सा आपको डार्क ग्रीन अपीयर होता है। इसीलिए जो एडैक्सियल सरफेस है दिस इज गोइंग टू अपीयर डार्क ग्रीन, और जो अबैक्सियल सरफेस है जो कि डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज नहीं था, वहां पर आपको कम कॉन्सेंट्रेशन में नजर आएंगे द क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए वो अपीयर करता है लाइट ग्रीन। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। सो इसीलिए अगर आप किसी डायकॉट लीफ की मॉर्फोलॉजी को ही देख लेंगे तो आप देख के ही पहचान जाते हैं कि ये डायकॉट लीफ है, बिकॉज वहां पर डॉर्सल और जो वेंट्रल सरफेस है, आई मीन जो वेंट्रल सरफेस अपर सरफेस है और जो डॉर्सल सरफेस है, उनमें आपको क्लियर डिस्टिंक्शन नजर आते हैं। तो ऐसी लीफ जो कि क्लियरली डिस्टिंक्ट होती है इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस, वी कॉल इट द डॉर्सी वेंट्रल लीफ, राइट। तो इसीलिए आपको यहां पर डायकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा गया है। आई होप दैट इज क्लियर। अब मैं अगर एक डायकॉट लीफ का आपको मॉर्फोलॉजी यहां पर ड्रॉ भी कर दूं,
बिकॉज हम बाद में इसकी एनाटॉमी डील करने वाले हैं, राइट। तो आपने पढ़ा हुआ है एक डायकॉट लीफ में उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो शो करती हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो आपको एक लीफ में सबसे पहले तो एक सेंट्रल मिड रिब जाती हुई नजर आती है, राइट। तो दिस इज द मिड रिब, जिसे हम इवन मिड वेन भी बुलाते हैं और कोस्टा भी बुलाते हैं, राइट। और ये जो मिड रिब या मिड वेन है ये फर्दर ब्रांचेस में डेवलप करती है या ब्रेक करती है इस तरीके से, देखिए, एंड दे फॉर्म the veins, right? So further branching से they develop into veins, and these veins also further ये branch करके number of veinlets में divide हो जाती हैं। So इस तरीके से इनमें भी branching देखने को मिलेगी, right? So these are going to be the veinlets. ओके, दैट मीन्स आप देखेंगे अगर तो इनका जो सरफेस है वो छोटा से छोटा होता जा रहा है। सबसे बड़ा आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में नजर आएगा एक मिड वेन का स्ट्रक्चर, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर सपोज मैं इस लीफ को कट करता हूं तो कौन सी वेन कट हुई है उसके बेस पे हमको पता चलेगा कि वहां पर जो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। बिकॉज आपको पता है ना, जो वेन्स होती हैं या वेनलेट्स होती हैं दे कैरी वैस्कुलर बंडल्स, राइट। उनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है बिकॉज वो वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में, फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। सो वहां पर आपको कितना बड़ा जो वैस्कुलर बंडल है वो नजर आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वेन जो है वो कट हुई है इन द सेक्शन वी आर स्टडिंग, ठीक है। तो अगर मिड रिब कटती है तो आपको सेक्शन में एक बड़ा सा वैस्कुलर बंडल नजर आएगा, और रिमेनिंग जितने भी आपको वैस्कुलर बंडल नजर आएंगे दे आर गोइंग टू बी स्मॉलर बिकॉज वो वेन और वेनलेट्स के होंगे। तो सबसे बड़ा आपको जो वैस्कुलर बंडल है वो मिड वेन का नजर आएगा, उससे छोटा आपको वेन का नजर आएगा, और उससे भी छोटा वैस्कुलर बंडल आपको वेनलेट्स का नजर आता है इन केस ऑफ अ डायकॉट लीफ। तो आइए अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ डायकॉट लीफ। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डायकॉट लीफ। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट लीफ को डिवाइड करूं तो मैं कहूंगा एक डायकॉट लीफ को बेसिकली हम 3 रीजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे आउटरमोस्ट रीजन कहलाता है दी एपिडर्मिस, ओके। बीच में आपको एक लेयर देखने को मिलेगी कुछ पैरेन्काइमेटस सेल की विच फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू विच इज कॉल्ड द मेसोफिल, एंड लास्टली वी हैव दी वैस्कुलर बंडल्स। सो ये 3 रीजन्स में डायकॉट लीफ का आपको डिवीजन नजर आएगा। तो आइए इसको एक डायग्रामेटिक व्यू से हर पार्ट को समझते हैं, उनके बारे में इनकी डिटेल स्टडी को देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूं एक डायकॉट लीफ के सरफेस को तो आपको ये नजर आ रहा है दी अपर एपिडर्मिस, ओके। सो दिस इज दी अपर एपिडर्मिस, और इसके ऊपर आपको ना एक वैक्सी सब्सटेंस की एक लेयर नजर आती है विच इज कॉल्ड क्यूटन, राइट। तो क्यूटन की यहां पर जो आपको लेयर नजर आती है दैट फॉर्म्स दी वैक्सी कोटिंग कॉल्ड दी क्यूटिकल, और ये है दी एपिडर्मिस। तो कौन सा वाला एपिडर्मिस होगा ये, क्योंकि ये अपर एपिडर्मिस है तो वी कैन इवन कॉल इट अडैक्सियल एपिडर्मिस। आई होप दैट्स क्लियर। और इसी तरह से आपको लोअर सरफेस पे भी एपिडर्मिस नजर आएगा। सो यहां जो लोअर एपिडर्मिस का आपको लेयर है वो आपको ब्रोकन नजर आएगी बिकॉज वहां पर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। सो आई विल शो दैट टू यू, जो कि यूजुअली अपर एपिडर्मिस में होती हैं एब्सेंट। सो देखिए, और यहां पर भी आपको नीचे नजर आती है द लेयर ऑफ क्यूटिकल। सो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, राइट। तो दिस इज दी abaxial epidermis and this is the lower cuticle। और देखिए, ये जो लोअर एपिडर्मिस है ना, इसमें आपको इंटरप्शन नजर आते हैं ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स विच आर कॉल्ड दी स्टोमेटा। सो यहां पर आपको नजर आएंगे स्टोमेटा, जिनका आपको मैंने फंक्शन पहले भी बताया है। दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड दे ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपायरेशन, राइट। सो दिस इज अ स्टोमा, ओके। उनके ये गार्ड सेल्स हैं, ओके। तो याद कीजिए, मैंने डायकॉट के केस में आपको बताया था जो गार्ड सेल्स होते हैं ऑफ अ डायकॉट लीफ, उसमें आपको नजर आते हैं ऑब्वियसली किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स, राइट। सो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स आपको नजर आते हैं इन केस ऑफ अ डायकॉट लीफ, ठीक है। सो यहां पर भी आपको इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूं दी स्टोमा।
सो ये हो गया स्टोमेटा के बारे में। तो याद रखिएगा जो स्टोमेटा है वो ज्यादातर आपको लोअर सरफेस पे नजर आते हैं इन केस ऑफ डायकॉट लीफ। अपर एपिडर्मिस पे दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होंगे भी तो उनका नंबर लेसर होगा देन दी लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ओके। सो दिस इज दी वन लेयर जिसको हमने यहां पर कवर किया। ओके, तो एपिडर्मिस की खासियत आपको समझ में आ गई। ये कंटिन्यूअस लेयर है ऑफ सेल्स जिनके ऊपर आपको क्यूटिकल नजर आता है और लोअर सरफेस पे इन पे आपको स्टोमेटा भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, या आते ही हैं ऑब्वियसली इन द डाउन सरफेस या द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेंटर में आपको मैं दिखा देता हूं द वैस्कुलर बंडल। सो यहां पर ये वैस्कुलर बंडल आपको नजर आता है। तो वैस्कुलर बंडल में सबसे पहले ये जो वैस्कुलर बंडल है ना, ये कुछ सेल से इस तरीके से कवर्ड है। सो ये कुछ थिक वॉल्ड सेल्स आपको नजर आते हैं जो कि वैस्कुलर बंडल को कवर करते हैं। ये सेल्स कहलाते हैं द बंडल शीथ सेल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? They are called the bundle sheath cells। ठीक है, और आपको यहां पर डिस्टिंग्विश दिखाई देगा दी जाइलम एंड द फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये जाइलम आपको वेसल नजर आ रहे हैं, राइट। और ये किस सरफेस को फेस कर रहे हैं बच्चों? ये फेस कर रहे हैं दी अपर एपिडर्मिस, इसीलिए आपको ये नजर आते हैं टुवर्ड दी अडैक्सियल सरफेस, इजंट इट। तो ये अडैक्सियल सरफेस को फेस करते हैं। और वाइल यहां पर आपको नजर आएंगे द फ्लोएम। ठीक है, तो यहां पर दिस इज द फ्लोएम एंड दिस इज गोइंग टू बी दी जाइलम। और जाइलम में भी देखिए जो मेटाजाइलम है जिनकी ब्रॉडर आपको लूमेन नजर आ रहे हैं वो आपको यहां दिख रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ आपको एडैक्सियल सरफेस की तरफ फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रोटोजाइलम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं दी वैस्कुलर बंडल। अब नाउ वी आर लेफ्ट विथ द थर्ड लेयर विच इज ऑफ द मेसोफिल। तो मेसोफिल के बारे में एक बात आप याद रखिएगा कि ये एक डायकॉट लीफ के केस में डिफरेंशिएटेड होती है इनटू टू लेयर्स। ओके, एक लेयर क्लोजली पैक्ड सेल्स की है, ओके, विच आर कॉल्ड द पैलिसेड मेसोफिल और द पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्योंकि आप जानते हैं मेसोफिल सेल जो है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर ही बने हैं, ऑब्वियसली बिकॉज मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू का काम कर रहा है ना, और ग्राउंड टिश्यू में आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा नजर आते हैं। तो यहां पर ये पैरेन्काइमेटस है। ओके, और जो दूसरी लेयर है विच इज कॉल्ड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, तो आइए मैं आपको यहां पर इनको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको अपर एपिडर्मिस पे क्लोजली एसोसिएटेड कुछ पैरेन्काइमा सेल्स नजर आते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए हाउ क्लोजली आर दे पैक्ड। और यहां पर ना आपको क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो यहां पर आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय दीज डॉट्स, दे आर द क्लोरोप्लास्ट्स। तो याद कीजिए मैंने आपको बोला था जो अपर एपिडर्मिस वाला सरफेस है, जो अडैक्सियल सरफेस है, वो डार्क ग्रीन अपीयर होता है। तो देखिए रीजन आपको यहां नजर आ रहा है, द पैलिसेड पैरेन्काइमा इज टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, जहां पर क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपको हाई नजर आ रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पैलिसेड पैरेन्काइमा। ओके, और रिमेनिंग जो सेल्स आपको रिमेनिंग स्पेस फिल करते हुए नजर आएंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि इसे राउंड ओवल शेप में आपको नजर आते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से। और यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज गोइंग टू बी लेस। तो देखिए इनको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्यों बुलाते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इनके बीच में आप देखिए कितनी ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं। सो बेसिकली दे आर हैविंग लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जिन्हें हम बुलाते हैं दी एयर कैविटीज। ओके, तो देखिए पहली चीज तो इस लेयर को हम बुलाएंगे द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, और यहां आपको क्लोरोप्लास्ट कम नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए कितनी सारी एयर कैविटीज नजर आ रही हैं। तो दे आर रिप्रेजेंटिंग दी एयर कैविटीज, जो कि स्पेस इनके बीच में एम्प्टी पड़ी है। तो एयर स्पेसेस भी कह सकते हैं, एयर कैविटीज भी कह सकते हैं आप इन्हें। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर।
सो एयर कैविटीज की यहाँ पर प्रेजेंस आपको नजर आ रही है और देखिए कुछ एयर कैविटीज स्टोमेटा के जस्ट ऊपर आपको नजर आ रही हैं। सो ये वाली जो एयर कैविटीज हैं जो कि जस्ट स्टोमेटा के अबव हैं, वी कॉल देम सबस्टोमेटल कैविटीज। सो वी कॉल देम सबस्टोमेटल कैविटी और द कैविटीज। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें जो कि मैंने डिस्कस की है रिगार्डिंग दी डायकॉट लीफ आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप यहां पर इनके स्ट्रक्चर को बार बार ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सेवरल टाइम इनके पार्ट्स को मेंशन कर सकते हैं, उनके नेचर को डिटरमिन कर सकते हैं और उनके फंक्शंस को यहां पर आप डेफिनेटली समझ सकते हैं बाय दिस डायग्रामेटिक व्यू इटसेल्फ। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको डॉर्सिवेंट्रल लीफ या डायकॉट लीफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट लीफ या फिर द एनाटॉमी ऑफ अ मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबायलेटरल लीफ भी बुलाते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं भाई हम ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ डायकॉट लीफ वहां पर आपको लीफ का अरेंजमेंट कैसा दिखाई देता था, हॉरिजॉन्टल, बट मोनोकॉट्स के केस में आपको नजर आता है वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ओके, यानी कि स्टेम एक्सिस पे लीफ जो है वो वर्टिकली अरेंज्ड है। तो अगर ये सपोज द स्टेम एक्सिस है तो आपको यहाँ पर लीफ जो है वो इस तरीके से वर्टिकली अरेंज नजर आती हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है इन केस ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट। ओके, सो ऐसी लीफ जब वर्टिकली ओरिएंटेड होंगी या वर्टिकली अरेंज्ड होंगी, दैट मीन्स किसी भी सरफेस पे सनलाइट जो है वो ज्यादा या कम नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो दोनों ही सरफेस पे फॉल करेगी। और इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑन बोथ द सरफेस वो सेम ही होगा। इसका मतलब वो दोनों की दोनों जो सरफेस हैं ऑफ द लीफ वो आपको इक्वली ग्रीन अपीयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सरफेस डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन अपीयर होगा जैसा कि डायकॉट्स में होता था। यहां पर आपको इक्वली ग्रीन सरफेस नजर आते हैं ऑन बोथ द साइड्स, हेंस वी कॉल इट आइसोबायलेटरल। तो आइसो वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं, दैट मीन्स सेम, बाय मीन्स होता है या बायलेटरल मतलब होता है टू साइड्स। दैट मीन्स यहां पर लीफ की दोनों साइड जो होंगी वो सेम ही अपीयर करेंगी। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट आइसोबायलेटरल लीफ। तो एक डायकॉट लीफ की स्ट्रक्चर को हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो मोनोकॉट के केस में आपको उसकी मॉर्फोलॉजी अगर मैं याद दिलाऊं तो आप देखिए इनकी जो लीफ होती है वो ऐसे इलोंगेटेड होती हैं, ज्यादा ब्रॉडन नहीं होती हैं और आपको इनमें देखने को मिलती हैं इस तरीके की पैरेलल वेनेशन, राइट। और यहां पर सिंस कोई जो वेन है वो फर्दर ब्रांचेस में या डिवाइड नहीं हो रही है ना, दैट मीन्स जो फर्दर ब्रांचिंग होगी उससे हमेशा छोटे वैस्कुलर बंडल बनते थे, बट यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स यहां पर जब भी आप किसी मोनोकॉट लीफ का सेक्शन काटेंगे तो आपको वैस्कुलर बंडल के साइज नियरली सेम नजर आते हैं। तो ये एक फीचर आपको मोनोकॉट लीफ से रिलेटेड याद रखना है। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट लीफ थ्रू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक मोनोकॉट लीफ में भी आपको 3 ही रीजन्स नजर आते हैं। एक होता है एपिडर्मिस जो कि डिटरमिन करता है द बाउंड्रीज ऑफ द लीफ, राइट। देन वी हैव द मेसोफिल टिश्यू जो कि ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द वैस्कुलर बंडल, और तीसरा आप जानते हैं दैट इज द वैस्कुलर बंडल। तो मेसोफिल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फीचर याद रखिए जो कि इसको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द डायकॉट लीफ, दैट इज यहां पर जो मेसोफिल है दैट इज गोइंग टू बी अनडिफरेंशिएटेड। सो अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है, दैट मीन्स आप याद कीजिए डायकॉट लीफ के केस में मैंने बोला था मेसोफिल टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बट यहां पर आपको मेसोफिल में कोई डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दिस इज वन डिफरेंस दैट दे हैव। अनदर डिफरेंस जो है वो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट जो है स्टोमा की नंबर से रिलेटेड है। आपको मैंने बताया था डायकॉट्स के केस में आपको जो स्टोमेटा का नंबर है वो लोअर सरफेस पे ज्यादा नजर आता था, राइट, और अपर एपिडर्मिस पे वो स्टोमेटा जो है या तो एब्सेंट होते थे, अगर प्रेजेंट भी होते थे तो दे वर लेसर इन नंबर, बट यहां ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ मोनोकॉट लीव्स आपको दोनों ही एपिडर्मिस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा नजर आते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज आई एम ड्रॉइंग द अपर एपिडर्मिस, ओके, और यहां पर These are the epidermal cells और यहां पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। बेसिकली आपको यहां पर डम्बल शेप्ड दिखाई देंगे दी
स्टोमेटल गार्ड सेल्स, राइट। और आपको डेफिनेटली यहां पर अपीयर करती हुई नजर आएगी द क्यूटिकल। तो यहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट है। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अपर एपिडर्मिस और द अडैक्सियल एपिडर्मिस। सो आई एम ड्रॉइंग दिस। ओके, एंड यहां पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं द लोअर एपिडर्मिस। अगेन यहां पर मैं डंबल शेप्ड एक्चुअली मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट दे आर गोइंग टू बी डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स इन केस ऑफ मोनोकॉट, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। सो हियर दे आर गोइंग टू बी द स्टोमा, और यहां पर भी आपको लोअर क्यूटिकल की लेयर नजर आएगी ऑन द लोअर एपिडर्मिस। सो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द अडैक्सियल एपिडर्मिस, और ये है आपका अबैक्सियल एपिडर्मिस। अबैक्सियल रिप्रेजेंट दी लोअर एपिडर्मिस। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। और आपको ये नजर आ रही है द क्यूटिकल, और यहां स्टोमाटा आपको दोनों ही सरफेस पे नजर आ रहे हैं, तो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं स्टोमा को। ये एक स्टोमा है जो कि कैसा होगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी डम्बल शेप्ड। तो दिस इज वन ऑफ देयर आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहां पर हमने एपिडर्मिस को तो कवर कर लिया, सो वी हैव कवर्ड अवर फर्स्ट रीजन ऑफ द मोनोकॉट लीफ, ठीक है। नाउ वी विल सी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर सेंटर में आपको क्या नजर आएगा, द वैस्कुलर बंडल, राइट। और वैस्कुलर बंडल के साइज नियरली सेम होंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मोनोकॉट लीफ के केस में आपको कोई ब्रांचिंग नहीं दिखाई देती है मिडवेन की इनटू वेन्स एंड वेनलेट्स, राइट। तो यहां पर कोई स्मॉलर साइज के नहीं दिखाई देंगे द वैस्कुलर बंडल्स, और ये भी कवर्ड होते हैं बाय थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड द बंडल शीथ सेल्स। तो ये आपको नजर आ रहे हैं द बंडल शीथ सेल्स, एंड आपको अगेन यहां पर जाइलम जो है वो टुवर्ड्स अडैक्सियल साइड नजर आ रहा है, और नीचे वाला पोर्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी द फ्लोएम। सो यहां पर दिस इज जाइलम, this is going to be the phloem, and all these three structures together will constitute what? The vascular bundle. I hope ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम देख लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ द मेसोफिल टिश्यू। सो मेसोफिल टिश्यू जो है मोनोकॉट्स के केस में आपको पता है डिफरेंशिएटेड नहीं है ना, दैट मीन्स वो आपको बस ऐसी गैप फिलिंग करता हुआ नजर आएगा इन केस ऑफ द मोनोकॉट लीफ। तो यहां पर कोई पैलिसेड पैरेन्काइमा आपको नहीं नजर आएगा, बट आपको यहां पर डेफिनेटली सबस्टोमेटल स्पेसेस या कैविटीज नजर आएंगी। सो हियर आई एम मेकिंग देम फर्स्ट, एंड अब आप इसको कंप्लीटली ऐसे फिल कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ दीज सेल्स, जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज में आपको यूजुअली ओवल ही नजर आते हैं इन देयर क्रॉस सेक्शन और अपीयरेंस, कुछ इस तरीके से, राइट। और यहां पर भी आप फिलिंग कर दीजिए। So this region basically represents the mesophyll tissue. और जो मेसोफिल टिश्यू होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, यहां पर आपको हमेशा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नजर आएगा। दैट मींस वो होगा क्लोरेनकाइमेटस, यानी कि पैरेन्काइमा तो है, बट वहां पर पैरेन्काइमा के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड क्लोरेनकाइमेटस। सो क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पर डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ स्टोमाटा के नीचे आपको कुछ स्पेसेस नजर आ रही है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सो दीज स्पेसेस आर रिप्रेजेंटिंग दी सबस्टोमेटल कैविटीज। सो आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुए होंगे।
ओके सो आपने देखा किस तरीके से जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं और जितने रीजन्स हैं ऑफ मोनोकॉट लीफ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और अगर आप इनको अगेन ड्रॉ करेंगे तो आपको सेवरल इनके फीचर्स जो हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ओके तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फ्रॉम द मोनोकॉट लीफ इटसेल्फ। तो मोनोकॉट लीफ में आपको देखने को मिलते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द बुलिफॉर्म सेल्स और द मोटर सेल्स। तो बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स जो हैं वो मोनोकॉट्स की ग्रासेस में, यूजुअली मोनोकॉट ग्रासेस की अपर एपिडर्मिस और दी अडैक्सियल एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहले तो इनकी हम अक्रेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो ये कहां देखने को मिलते हैं आपको? ग्रासेस में, राइट। सो आपको यहां पर मोनोकॉट्स में ये देखने को मिलेंगे। ओके और ये कैसे सेल्स होते हैं? दे आर कलरलेस, एम्प्टी एंड लार्ज सेल्स, जो कि कहां पाए जाते हैं? ऑन दी अडैक्सियल एपिडर्मिस। सो वेयर आर दे फाउंड? ऑन दी अडैक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन। तो वेन के पास आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर मैं इस ग्रास की लीफ का एक सेक्शन आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहां पर ये सेंट्रल रीजन में आपको क्या दिखाई दे रही है? द वेन और द मिड वेन। ओके मिड वेन के पास आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, जो ये लेयर जा रही है, दिस इज अपर एपिडर्मिस लेयर। और अपर एपिडर्मिस में आपको देखिए इस वेन के पास आपको कुछ एनलार्ज सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज सेल्स। ये जो सेल्स हैं, ये जो एनलार्ज नजर आ रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द बुलिफॉर्म सेल्स और द मोटर सेल्स। तो दीज आर द बुलिफॉर्म सेल्स। ओके तो देखिए आपको इस तरीके से इनकी पोजीशन नजर आ रही है। अब ये काम क्या करते हैं इन केस ऑफ द मोनोकॉट ग्रासेस? तो बेसिकली दे हेल्प इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स। तो देखिए मोनोकॉट्स के केस में मैंने आपको बता दिया कि ये अपर एपिडर्मिस पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये अपर एपिडर्मिस पे कुछ ऐसे लार्ज सेल्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं ना। तो दीज आर बुलिफॉर्म। अब देखिए ये कैसे हेल्प करेंगे इन रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ में। तो जब किसी सॉइल में वाटर कंडीशन जो है वो एम्पल अमाउंट में है, वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादातर है, आपको प्रेजेंट मिल रहा है इन द सॉइल, तो ऐसे में क्या होगा? लीफ या प्लांट्स के हर सेल में आपको वाटर इजीली अवेलेबल होगा। दैट मीन्स ऐसे केस में जो बुलिफॉर्म सेल्स है वो वाटर को इजीली अब्जॉर्ब करेंगे और अब्जॉर्ब करने के बाद ये सेल्स हो जाएंगे टर्जिड। टर्जिड यानी कि स्वोलन हो जाएंगे। तो ये स्वेल करेंगे तो व्हाट विल हैपन? ये जो दो लीफ कि आपको इसे आर्म्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो ये लीफ के आर्म्स और स्वेल होने की वजह से इसे खुल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर लीफ क्या हो गई? अनरोल हो गई। बट बाद में क्या होगा? मान लीजिए अगर सॉइल में वाटर की कमी है तो व्हाट विल हैपन? ये जो सेल्स हैं ये अपना वाटर लूज कर देंगे एंड दे विल बिकम फ्लैसिड। तो अगर ये अपना पानी छोड़ देंगे तो जब ये सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, ओके तो व्हाट विल हैपन? वो श्रिंकिंग की वजह से ये जो दो लीफ के आपको है ना आर्म्स नजर आ रहे हैं, दे विल कम क्लोजर, जिसकी वजह से द लीफ विल क्लोज। तो दैट विल कॉज द रोलिंग ऑफ द लीफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस मिडवेन के अलोंग लीफ की रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करते हैं दीज बुलिफॉर्म सेल्स। सो आई होप बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स को आप इजीली याद रखेंगे और इनके फीचर्स को आप याद रख सकते हैं बाय अ 3-lettered वर्ड कॉल्ड सेल। तो बुलिफॉर्म सेल्स बेसिकली सेल ही है ना, और इनको आप CEL से याद रख सकते हैं इनकी फीचर को। तो दैट इज C फॉर कलरलेस, E फॉर ऑब्वियसली एम्प्टी एंड L फॉर लार्ज। सो कलरलेस, एम्प्टी, लार्ज सेल जो कि मोनोकॉट ग्रासेस के अपर एपिडर्मिस में अलोंग द वेन पाए जाते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द बुलिफॉर्म और द मोटर सेल्स। एंड हेल्प क्या करते हैं ये इसमें? They help in rolling and unrolling of leaves. तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं with our next topic, that is the secondary growth in plants. तो secondary growth in plants का बेसिकली क्या मतलब है? That means कि प्लांट्स जो है वो अपनी गर्थ में इंक्रीज करेंगे। सो इट मीन्स इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया था प्लांट्स के केस में ग्रोथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मानी जाती है। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट्स के केस में होती है द इंक्रीज इन दी लेंथ और द हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट जब लेंथ या हाइट में इंक्रीज करता है दैट इज रिफर टू एज प्राइमरी ग्रोथ, और जब प्लांट गर्थ में इंक्रीज करता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ होती थी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एपाइकल मेरिस्टेम ना, तो एपाइकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती थी, और गर्थ इंक्रीज होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये यूजुअली आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ डायकॉट प्लांट्स, और जो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ वो बेसिकली दो टाइप के हैं। वन इज कॉल्ड द वैस्कुलर कैम्बियम, आपको जानते हैं ना, लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी बुलाते थे। सो
एक टाइप का कैम्बियम आपको देखने को मिलता है इन द वैस्कुलर टिश्यू रीजन, तो वी कॉल इट द वैस्कुलर कैम्बियम, एंड द अदर वन इज कॉल्ड द कॉर्क कैम्बियम, जो कि आपको कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप करता हुआ नजर आएगा इन केस ऑफ द प्लांट्स। तो देखिए वैस्कुलर कैम्बियम जो है ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि कुछ वैस्कुलर टिश्यूज को कट ऑफ कर सकता है और न्यू सेल्स ऐड कर सकता है। और वैस्कुलर टिश्यूज आप जानते हैं ना, जाइलम एंड फ्लोएम, तो बेसिकली आपको ये जो टिश्यू है या वैस्कुलर कैम्बियम है ये नजर आएगा इन केस ऑफ दोज टिश्यू जो कि वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है। सो इस बेस पे हम वैस्कुलर कैम्बियम को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो द नंबर वन इज कॉल्ड द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड द अदर वन इज कॉल्ड द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। सो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है विद इन और फैसिकुलर मतलब द बंडल। तो इसका मतलब वैस्कुलर बंडल के अंदर आपको जो कैम्बियम की स्ट्रिप देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो आई एम ड्रॉइंग टू वैस्कुलर बंडल्स ओवर हियर। तो यहां पर आप देखिए देखने को मिल रहा है द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम कॉल्ड द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो ये है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ओके। और यहां पर आपको पता है द फ्लोएम इज देयर, यहां पर जाइलम, तो जाइलम एंड फ्लोएम आपको यहां पर प्रेजेंट नजर आ ही रहे हैं, ओके। सो दिस इज इंट्राफैसिकुलर। अब देखते हैं इंटरफैसिकुलर क्या है। इंटर मींस होता है बिटवीन और फैसिकुलर मतलब ऑब्वियसली बिटवीन द बंडल्स। तो इसका मतलब यहां पर देखिए आपको पता है ना कि डायकॉट स्टेम के केस में आपको दो जाइलम बंडल के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स नजर आते थे जो कि ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करते थे, राइट। इन सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? We used to call them the medullary rays, right? So ये cells किसके हैं? The cells of medullary rays. Okay? So medullary rays के कुछ cells जो कि कांटेक्ट में है with the intrafascicular cambium. So दो intrafascicular cambium आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये। इनके बीच में जो cells medullary rays के कांटेक्ट में आते हैं and they undergo de-differentiation and they form द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो यानी कि यहां जो सेल्स हैं मेड्यूलरी रेस के कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हाट विल हैपन? मेड्यूलरी रेस के सेल्स डी डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ओके। सो मेड्यूलरी रेस के ये सेल्स डी डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अपना जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे थे उसको वापस से लूज करके वापस से अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी रीगेन करेंगे एंड दे विल बिकम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ओके। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ओके। सो दिस इज दैट रीजन, ठीक है। नाउ अगर हम देखें दी कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम आपको एक ऐसा कैम्बियम या ऐसा लेटरल मेरिस्टेम नजर आएगा जो कि डेवलप करता हुआ दिखता है इन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन मतलब स्टीलर रीजन के बाहर, और स्टील कहां से कॉन्स्टिट्यूट होता था? विद इन द एंडोडर्मिस, राइट। तो एंडोडर्मिस के अंदर वाला हिस्सा मैंने बताया था आपको स्टील कहलाता है, और उसके बाहर वाला हिस्सा वुड बी द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो दैट मीन्स एंडोडर्मिस से लेकर कॉर्टेक्स से एपिडर्मिस के अंदर तक जितने भी सेल्स आएंगे दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो यानी कि कॉर्टेक्स में जो आपको कैम्बियम डेवलप होता हुआ मिलता है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द कॉर्क कैम्बियम। तो आइए एक एक करके हम दोनों कैम्बियम की एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन केस ऑफ डायकॉट स्टेम, जिससे कि हमको देखने को मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कैम्बियल रिंग। तो आपको यहां पर कैम्बियम की रिंग का फॉर्मेशन नजर आएगा। तो कैसे बनती है ये कैम्बियम की रिंग? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हम रिकॉल कर लेते हैं द वैस्कुलर बंडल जो कि आपको डायकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। डायकॉट स्टेम में आपको कैसा वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता था? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन टाइप। दैट मींस यहां पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पर नजर आ रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉन्जॉइंट। कोलैटरल मतलब फ्लोएम जो है वो आउटर साइड प्रेजेंट है, एंड ओपन मतलब यहां पर बीच में वैस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप नजर आ रही है। और इस वैस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप को हम क्या बुलाते थे?
इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, बिकॉज वो एक बंडल के विद इन प्रेजेंट है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो देखिए, अगर मैं एक डायकॉट स्टेम का सेक्शन आपको कट करके दिखाऊं, द ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको याद होगा डायकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता था, इट वाज रिंग लाइक। तो इसका मतलब ये वैस्कुलर बंडल जो है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं इनसाइड द डायकॉट स्टेम। तो अगर आप देखेंगे एक डायकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल को, तो इसमें आपको जो येलो कलर की स्ट्रिप नजर आ रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ओके, और मैंने आपको बताया था दो वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में मेड्यूलरी रेज जो होते हैं उनके कुछ सेल्स डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं टू फॉर्म अनदर कैम्बियम विच इज कॉल्ड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, बिकॉज वो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो देखिए, ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में आपको ये येलो स्ट्रिप जो नजर आ रही है, दैट इज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो इस तरीके से आपको जितनी भी ऑल्टरनेटिंग इंटर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम की स्ट्रिप्स हैं वो आपस में ज्वाइन करती हुई नजर आएंगी, एंड टुगेदर दे विल फॉर्म अ कंप्लीट रिंग विच इज कॉल्ड द कैम्बियल रिंग। सो देखिए क्या होने वाला है कैम्बियल रिंग में, एक इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम की जो स्ट्रिप्स हैं दे आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द कैम्बियल रिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं द नेक्स्ट स्टेप। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं द सेकंड स्टेप विच इज द एक्टिवेशन ऑफ द कैम्बियल रिंग। तो भाई पहले स्टेप में हमने देखा कि कैसे इंटर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कंबाइन किए टू फॉर्म दैट कैम्बियल रिंग, और अब उस कैम्बियम की रिंग का होगा एक्टिवेशन। तो देखिए, ये एक सेक्टर है उस स्टेम का जहां पर कैम्बियम की रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, राइट। तो दीज आर ऑल द वैस्कुलर बंडल्स, और इनसे बीच में आपको ये कैम्बियम की स्ट्रिप जाती हुई नजर आ रही है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कैम्बियम रिंग। तो कुछ रीजन जो है वो वैस्कुलर बंडल से होता हुआ जा रहा है, दैट इज द इंट्राफैसिकुलर वन, और दो वैस्कुलर बंडल के बीच से जो हिस्सा जा रहा है इस कैम्बियम रिंग का, दैट इज द इंटरफैसिकुलर वन। तो ये चीज आपको याद है, ठीक है। और ये टुगेदर रिप्रेजेंट कर रही है आइदर द वैस्कुलर कैम्बियम या फिर कैम्बियम की रिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे ये सेल्स को ऐड करती हैं। तो आपको देखिए, पहली चीज तो इतना पता होना चाहिए, जो आउटर साइड पे सेल्स प्रेजेंट है यानी कि टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी फ्लोएम, यानी कि ऐसा फ्लोएम जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ, राइट। तो अभी तक इस प्लांट ने जो फ्लोएम पहले से बना के रखा था दैट वाज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम, और नीचे वाला जो साइड है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्राइमरी जाइलम, ओके। और ये सेंटर में पिथ है। तो ये अरेंजमेंट तो आप जानते हैं ना, क्योंकि ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कोलैटरल बुलाते थे। कोलैटरल का मतलब होता था फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को इनिशियली देखने को मिल रही है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जब ये कैम्बियम की जो स्ट्रिप है ये एक्टिवेट हो गई, तो दिस इज दैट स्ट्रिप ना जो एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट होने के बाद ये अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द पिथ रीजन भी कुछ सेल्स ऐड करेगा और पेरिफेरल रीजन में भी कुछ सेल्स ऐड करेगा। तो देखिए, ये वो स्ट्रिप जा रही है, द येलो स्ट्रिप ऑफ द कैम्बियम। सो ये बाहर की तरफ कुछ सेल्स ऐड कर रहा है, दैट मींस यहां पर ये क्या प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम, इजंट इट। और यहां देखिए ये प्रेजेंट है द प्राइमरी जाइलम जो कि यहां मेंशन्ड है। सो ये जो येलो स्ट्रिप थी इसने बाहर की तरफ यानी कि प्राइमरी फ्लोएम की तरफ कुछ सेल्स ऐड किए पेरिफेरी साइड में, जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाय दिस डार्क पर्पल लाइन। और ये जो नए सेल्स यहां पर ऐड किए हैं दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी फ्लोएम। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। और यहां पर यही येलो स्ट्रिप ने अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द प्राइमरी जाइलम कुछ नए सेल्स ऐड किए which are represented by dark blue color and they are the secondary xylem। तो secondary xylem ही बेसिकली टेक्निकली बुलाया जाता है एज अ वुड। सो यहां पर secondary xylem का फॉर्मेशन इनर साइड पे होगा। सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जो secondary xylem का फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है। दैट मींस जो वैस्कुलर कैम्बियम की आपको स्ट्रिप नजर आ रही थी ना, जो कैम्बियम की रिंग बन रही थी, उसकी एक्टिविटी जो है वो इनर साइड की तरफ ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा सेल्स नीचे की तरफ बनाता है, दैट मींस टुवर्ड्स द प्राइमरी जाइलम साइड। तो अगर वो ज्यादा सेल्स प्राइमरी जाइलम की तरफ बनाएगा दैट मींस सेकेंडरी जाइलम का जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन दी
सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका मतलब सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है देन दी सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका मतलब यहां पर ये जो स्ट्रिप आपको नजर आएगी दैट इज गोइंग टू बी ब्रॉडर देन दी सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। अब क्या होगा, जब सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, वो बाहर वाले टिश्यूज को पुश करेगा। तो जब ये बाहर वाले टिश्यूज को पुश करेगा तो जो आउटर टिश्यूज हैं जिसमें कि सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम है ये क्रश होने लगेंगे। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, तो देखिए सेकेंडरी जाइलम को ये कट ऑफ करती है कैम्बियम रिंग टुवर्ड्स द पिथ, यानी कि पिथ की तरफ आपको जो नए सेल्स ऐड करते हुए मिल रहे हैं दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी जाइलम, और जो पेरिफेरी की तरफ नए सेल्स ऐड कर रहे हैं दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी फ्लोएम। ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात है कि एक्टिविटी इनर साइड पे ज्यादा होने की वजह से सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा बनेगा। सो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ और चेंजेस देखते हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम मैंने जैसे कि आपको बताया था, वो ये आपको वैस्कुलर कैम्बियम यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो दिस इज द वैस्कुलर कैम्बियम जो कि इनर साइड पे सेकेंडरी जाइलम को ज्यादा अमाउंट में बना रहा था ना, और सेकेंडरी जाइलम जब ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो वो बाहर वाले टिश्यूज को क्या करेगा, क्रश कर देगा। तो दैट मीन ये बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाता है उसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, क्रश्ड हो जाते हैं। तो दीज टू टिश्यूज बेसिकली गेट क्रश्ड। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो क्रश हो जाएंगे। एंड यूजुअली ये जो प्राइमरी जाइलम है ना उस पे ज्यादा कोई प्रेशर नहीं आता है। दैट मींस ये जो प्राइमरी जाइलम है ये मोर और लेस जो है वो इंटैक्ट ही रहता है। सो मोर और लेस इट रिमेन्स इंटैक्ट। सो इतनी चीज आपको याद रखनी है। नाउ अक्सर क्या होता है, ये जो कैम्बियम आपको देखने को मिल रहा है ये कुछ रीजन्स में एक नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा प्रोड्यूस करता है इन रेडियल डायरेक्शंस, उसको हम बुलाते हैं द सेकेंडरी मेडुलरी रेस। यानी कि देखिए ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में यूजुअली हमने बोला था कि ये कुछ आपको जाइलम प्रोड्यूस करता हुआ नजर आता है, बट कुछ रीजन्स में ये वैस्कुलर कैम्बियम एक रे ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स प्रोड्यूस करता है जो कि रेडियली मूव कर रही है टुवर्ड्स दी आउटर साइड, कुछ इस तरीके से। सो ये जो आपको पैरेन्काइमा की रेज नजर आ रही हैं डेवलपिंग फ्रॉम द वैस्कुलर कैम्बियम, दे रिप्रेजेंट द सेकेंडरी मेडुलरी रेस। सो व्हाट आर दे कॉल्ड, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, जो कि आपको यहां देखने को मिलेंगी। सो आपको सारे जो चेंजेस हैं रिगार्डिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम यहां पर डिस्कस कर दिए गए हैं। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड का फॉर्मेशन और कैसे ये आपको डेवलप करते हुए नजर आते हैं इन वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो कि आपको ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप करते हुए दिखते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर वहां पर जो कंडीशंस होती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस वो फेवरेबल होती हैं फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। बट वो प्लांट जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं वहां पर सीजनल फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। तो वहां पर बेसिकली दो टाइप के सीजन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर प्लांट्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। सो पहला सीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग सीजन, जिसे अर्ली समर भी बुलाते हैं। तो ये जो सीजन होता है इस टाइम पे प्लांट की ये फेवरेबल ग्रोथ सीजन माना जाता है। दैट मींस यानी कि ये जो सीजन है दिस इज कंसीडर्ड अ फेवरेबल सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये एक फेवरेबल सीजन है। और दूसरा जो सीजन आपको देखने को मिलता है दैट इज ऑटम या विंटर, दिस इज द अनफेवरेबल सीजन। तो इस टाइम पे ग्रोथ जो है वो फेवर्ड नहीं होती है। तो दिस इज द अनफेवरेबल सीजन। ठीक है, सो फेवरेबल सीजन में क्या होता है, जब सीजन फेवरेबल है तो ऑब्वियसली वैस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी बढ़ा देगा ना, और वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली
उस स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ है यानी कि जो इंक्रीज देखने को मिलेगा इन द गर्थ ऑफ द प्लांट वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स मोर सेकेंडरी ग्रोथ विल बी सीन। ओके, और जब ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ने लगेगी दैट मीन्स ग्रोथ अगर ज्यादा होती है तो वाटर रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ जाएगी ना। तो प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, तो वो वाटर की सप्लाई बढ़ाने के लिए आपके जो नए सेकेंडरी जाइलम बनेंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, वो वेसल्स या ट्रैकिड्स जो उसमें बनते हैं दे आर गोइंग टू बी विद अ ब्रॉडर लूमेन। तो उनका जो साइज होगा वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा और साथ ही साथ वो जब दूर से नजर आएगा तो वो लाइटर अपीयर होगा। तो ऐसा वुड जो कि एक फेवरेबल सीजन जो कि स्प्रिंग सीजन है उसमें डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग वुड और द अर्ली वुड। सो भाई क्योंकि अर्ली अगर आप साल में देखें तो स्टार्टिंग में जो पहला सीजन इन दोनों में से पड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी द स्प्रिंग सीजन, राइट। तो जो पहले डेवलप होता है या जो पहले सीजन अपीयर होता है उसमें डेवलप होने वाले वुड को हम बुलाते हैं दी अर्ली वुड और द स्प्रिंग वुड, ठीक है। एंड कॉन्ट्ररी टू दिस वी हैव द ऑटम और द लेट वुड। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑटम वुड या विंटर वुड में क्या होगा, सो अनफेवरेबल सीजन के टाइम पे क्या होगा, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी लेस हो जाएगी। तो वैस्कुलर कैम्बियम अगर एक्टिविटी कम करेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, और जब सेकेंडरी ग्रोथ कम होगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है प्लांट के लिए। तो प्लांट की जब वाटर रिक्वायरमेंट्स कम है तो जब वैस्कुलर कैम्बियम कुछ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो उसके जो वेसल्स और उसके ट्रैकिड्स होंगे यानी कि उस जाइलम के वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होंगे वो नैरो डायमीटर के प्रोड्यूस होंगे। तो वो नैरो डायमीटर के होंगे तभी वो लेस वाटर सप्लाई कर पाएंगे, राइट। और ऐसा वुड या ऐसा सेकेंडरी ग्रोथ, बिकॉज मैंने आपको बताया है सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड बुलाते हैं, तो ऐसा सेकेंडरी जाइलम जो कि अनफेवरेबल सीजन दैट इज ऑटम में फॉर्म होता है वी कॉल इट दी ऑटम वुड। और क्योंकि ऑटम सीजन जो है वो ईयर में लेटर आता है वी कॉल इट इवन द लेट वुड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनुअल रिंग्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक साल में आपको दो सीजन नजर आते हैं ना, इन अ ईयर एक फेवरेबल सीजन बनता है जिसे हम बुलाते हैं स्प्रिंग सीजन, और दूसरा अनफेवरेबल सीजन जिसे हम बुलाते हैं ऑटम सीजन। तो फेवरेबल सीजन में आपको जो सेकेंडरी जाइलम बनते हुए नजर आ रहे थे वो एक बैंड के फॉर्म में नजर आ रहे थे ना, जो कि ब्रॉड और लाइटर होते थे, राइट। क्योंकि वहां पर जो सेकेंडरी जाइलम है वो ब्रॉडर लूमेन के होते थे, और ब्रॉडर लूमेन के जो आपको सेकेंडरी जाइलम नजर आएंगे वो आपको दूर दूर नजर आने की वजह से लाइटर इन अपीयरेंस दिखाई देंगे। सो वो लाइटर इन कलर होंगे और वो बैंड जो होगा वो ब्रॉडर नजर आएगा। सो ऐसा बैंड जो है वो अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। और अनफेवरेबल सीजन के टाइम पे आपको जो सेकेंडरी जाइलम या वुड फॉर्म नजर आता है दैट इज वो नैरो और डार्क अपीयर होता है, बिकॉज वहां पर उनका लूमन छोटा होने की वजह से वो पास पास नजर आएंगे, तो जब आप दूर से देखोगे तो वो आपको डार्क अपीयर करेंगे। सो दैट इज वाई वो जो बैंड बनता है ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन केस ऑफ अनफेवरेबल सीजन या ऑटम सीजन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लेट वुड और द ऑटम वुड। तो एक साल में आपको दो टाइप के वुड नजर आ रहे हैं, अर्ली वुड और लेट वुड। अर्ली वुड का जो बैंड नजर आएगा वो लाइटर इन अपीयरेंस नजर आएगा, और जो लेट वुड का बैंड नजर आएगा एक ही साल के अंदर जो बना है ऑल्टरनेटिंग सीजन में वो डार्क अपीयर करेगा। और क्योंकि ये दोनों के दोनों वुड जो हैं या सेकेंडरी जाइलम जो हैं वो एक कंप्लीट ईयर में बने हैं, एक कंप्लीट ईयर में ही दो सीजन आएंगे ना, तो एक साल में जो ये टुगेदर अर्ली एंड लेट वुड डेवलप होते हैं दे फॉर्म वन कंप्लीट एनुअल रिंग। तो एक एनुअल रिंग का मतलब क्या होगा, जिसमें कि एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड आ रहा है। तो लाइट बैंड होता है अर्ली वुड को रिप्रेजेंट करता हुआ और डार्क बैंड रिप्रेजेंट करता है दी ऑटम वुड। सो अर्ली वुड और लेट वुड या आप कह सकते हो स्प्रिंग वुड या ऑटम वुड, ये दोनों ही वुड जो है वो एक साल में बनते हैं एक एक बार ही। और उन दोनों का अगर मैं काउंट करूं यानी कि एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड, ये दोनों टुगेदर मिलके बनाते हैं वन एनुअल रिंग। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंट कलर के बैंड्स में नजर आ सकते हैं। सो देखिए यहां पर अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूं कि क्योंकि देखिए एक साल में आपको दो बैंड्स नजर आते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो अगर आप टोटल बैंड्स के नंबर को काउंट कर लें एक लाइट एंड एक डार्क के, तो वो एक एनुअल रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस 1 ईयर। इस तरीके से अगर आप ऐसे ऑल्टरनेट जितने भी आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं जिनको एक एक एनुअल रिंग से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कितनी टोटल नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड हुई हैं, ओके। और इस तरीके से आप प्लांट की जो एज है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ट्री की जो एज है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। और
इस ब्रांच को हम कहते हैं या इस स्टडी को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज बेसिकली the technique of basically identifying the or estimating the age of the plant on the basis of the number of annual rings. ओके तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हार्डवुड एंड सैपवुड। तो हार्डवुड एंड सैपवुड क्या होते हैं? सबसे पहले हम बिगिन करते हैं विद द हार्डवुड। तो अगर आप किसी ओल्डर ट्री की अगर स्टेम को या ट्रंक को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर ये जो सेंट्रल रीजन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नॉन फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम को या नॉन फंक्शनल वुड को। तो देखिए यहाँ वाला जो आपको रीजन नजर आ रहा है, यहाँ पर जितनी भी जाइलम के वेसल्स होंगे जो कि सेकेंडरी जाइलम के वेसल्स होंगे वो आपको नॉन फंक्शनल नजर आएंगे। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? दैट मींस इट विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट वाटर। अब ये पानी को अगर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो इनके जो वेसल्स या ट्रैकीड्स होते हैं या फिर जाइलम के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर क्लॉग्ड। वो क्लॉग्ड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पे डिपॉजिटेड होते हैं? वहां पर गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एसेंशियल ऑयल जैसे जितने भी मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर टाइलोसिस का फॉर्मेशन भी दिखाई देगा। आप पूछेंगे आप व्हाट इज टाइलोसिस? तो टाइलोसिस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर ये जाइलम की वेसल्स की वॉल्स हैं और आप जानते हैं जाइलम वेसल्स की वॉल्स के बीच में जो आपको रीजन नजर आते हैं जहां थिकनिंग एब्सेंट है, जो कि पोर के फॉर्म में आपको यहां नजर आ रही है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पिट्स। तो ये पिट्स हैं जो ओपनिंग्स आपको नजर आ रही है। तो ये जाइलम की वेसल्स की आपको वॉल नजर आ रही है और आप जानते हैं इनसे क्लोजली एसोसिएटेड आपको नजर आते हैं द जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो इस तरीके से एंटर करता है इनटू दीज जाइलम वेसल के लूमेन में टू फॉर्म बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। और इस तरीके से जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये पूरी आपको जाइलम वेसल की लूमेन को क्लॉक करते हुए नजर आएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो दे आर व्हाट? अगर पूछा जाए कि टाइलोसिस क्या है तो टाइलोसिस आर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा इनटू द लूमेन ऑफ जाइलम वेसल्स। तो देखिए इस तरीके से आपको ये क्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? और ये जाइलम पैरेन्काइमा के क्या है? प्रोटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन है। तो ये आपको जो जाइलम वेसल नजर आ रही है देखिए क्लॉग्ड नजर आ रही है। और जब रास्ता बंद होगा तो वाटर कंडक्शन कैसे हो पाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट सीन टू कंडक्ट वाटर। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम के जो वेसल्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट वाटर बिकॉज यहाँ पर टाइलोसिस का फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है। और नॉर्मली टाइलोसिस का फॉर्मेशन तब देखने को मिलता है जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में यानी कि वाटर कंडीशन लेस हो या फिर कभी कोई माइक्रोब या पैथोजन का अटैक हो रहा हो। तो ऐसे में जब जाइलम वेसल ही क्लॉग हो जाएगी तो पैथोजन मूवमेंट थ्रू वाटर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? तो अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन में दिखाऊं तो देखिए आप क्रॉस सेक्शन में कैसे नजर आएगी ये। तो अगेन यहां पर मैं जाइलम वेसल की वॉल को अब ट्रांसफर सेक्शन में दिखा रहा हूं। तो यहां पर आपको इस तरीके से क्लॉक्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो कि पूरा रास्ता यहां पर इस तरीके से क्लॉक कर देंगे फॉर द वाटर और द पैथोजन टू पास थ्रू। तो यहां पर कोई पैथोजन या वाटर का कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो टाइलोसिस फॉर्मेशन यहां देखने को मिलेगा और ये पोर्शन क्योंकि क्लॉग्ड है, डिपॉजिटेड है इतने सारी चीजों से, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स डार्क। सो अगर कोई पूछे हार्डवुड क्या है तो हार्डवुड इज द सेंट्रल नॉन फंक्शनल पोर्शन ऑफ द ओल्डर स्टेम जिसमें कि सेकेंडरी जाइलम जो है वो डार्कर अपीयर होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, राइट? और वो आपके सामने रखे हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस यहाँ पर डिपॉजिटेड होते हैं, राइट? बट याद रखिएगा ये सेंट्रल पोर्शन है। हार्डवुड, हार्ट किसी भी चीज का सेंट्रल पार्ट ही माना जाता है ना, तो हार्डवुड हमेशा सेंटर में पाया जाएगा, राइट? और ये हमेशा रेजिस्टेंट होते हैं टू द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये इंसेक्ट और माइक्रोब्स के अटैक से हमेशा बचे रहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली माइक्रोब्स और जो इंसेक्ट्स हैं वो पास करेंगे थ्रू द जाइलम वेसल्स, राइट? और जाइलम वेसल में वाटर के साथ ही हमेशा मूव करते हैं, बट यहाँ पर कोई वाटर कंडक्शन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी पैथोजन का मूवमेंट अक्रॉस द प्लांट बॉडी पॉसिबल ही नहीं होगा। एंड हार्डवुड को हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट ड्यूरामिन। ड्यूरा मीन्स, ड्यूरा वर्ड आप रिलेट कर सकते हैं विद ड्यूरेबल। तो इसका मतलब यानी कि ये जो वुड है दैट इज वेरी ड्यूरेबल, ओके? क्योंकि यहाँ पर ये अटैक से
यानी कि इंसेक्ट और पैथोजन के अटैक से हमेशा बचा रहता है ना, दैट मीन्स ये वुड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, इट इज गोइंग टू बी मोर ड्यूरेबल एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट ड्यूरामिन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं अबाउट द सैपवुड। तो बच्चों सैपवुड जो है वो रिप्रेजेंट करता है द पेरिफेरल फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम। तो देखिए वही ओल्डर ट्री के स्टेम्स में अगर आप देखेंगे तो जो बाहर वाला रीजन है वो आपको लाइटर अपीयर कर रहा है और वो बना होता है उस वुड का या उस सेकेंडरी जाइलम का जो कि फंक्शनल है। फंक्शनल है मतलब ये वाटर कंडक्शन कर सकता है, दैट मींस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। और यहां पर क्योंकि इनके जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं यानी कि इस सेकेंडरी जाइलम या वुड के जो एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट हैव एनी डिपोजिशन, इसीलिए ये वाटर कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, और ये आपको लाइटर अपीयर कर रहा है, वो आप फिगर में देख भी सकते हैं। और सिंस ये वाटर कंडक्ट कर रहा है तो वाटर के साथ अक्सर पैथोजन का अटैक भी आपको देखने को मिलता है इस टाइप की वुड में। सो दे आर प्रोन टू द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। एंड लास्टली इस टाइप की वुड को हम एक और नाम देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एल्बर्नम। सो हमने बुलाया था हार्डवुड को ड्यूरामिन और इसको बुलाया है एल्बर्नम। तो सैपवुड का दूसरा नाम एल्बर्नम होता है। तो आई होप हार्डवुड एंड सैपवुड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कॉर कैम्बियम। तो एज वी ऑल नो कॉर कैम्बियम क्या है, बेसिकली ये भी एक टाइप का लेटरल मेरिस्टेम है जो कि सेकेंडरी इन ओरिजिन है, यानी कि ये भी बेसिकली क्या कर रहा है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है और इसका ओरिजिन सेकेंडरी है। सो सेकेंडरी इन ओरिजिन का क्या मतलब है, इसको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये टाइप ऑफ सेल्स होते कैसे हैं। तो ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ऑब्वियसली दे रिप्रेजेंट व्हाट, द लेटरल मेरिस्टेम ना। सो कॉर कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम जो कि डेवलप कहां होता है, इन द कॉर्टेक्स रीजन। और कॉर्टेक्स रीजन में कैसे डेवलप हो रहा है, कॉर्टेक्स रीजन में जो कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि यूजुअली होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, उनके डी डिफरेंशिएशन से डेवलप होते हैं। सो कॉर्टिकल सेल्स, देखिए कॉर्टिकल जो सेल्स होते हैं दे आर यूजुअली पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस का मतलब ये कैसे हैं, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से, यानी कि जब ऐसे सेल अपना फंक्शन छोड़ के वापस से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को रीगेन कर लेते हैं, उनसे जब एक मेरिस्टेमेटिक लेयर बनती है दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। और इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज फेलोजन। ओके, सो दिस इज बेसिकली द लेटरल मेरिस्टेम। और सेकेंडरी क्यों कहा गया इसको ओरिजिन में, क्योंकि ये जो मेरिस्टेम है ये एम्ब्रायो से डेवलप नहीं हुई है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से डेवलप हुई है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो मैंने आपको बताया था लेटरल मेरिस्टेम का ओरिजिन हमेशा प्लांट लाइफ में लेटर ही होता है। ओके, तो वो हमेशा सेकेंडरी मेरिस्टेम ही बुलाए जाते हैं। बट एक ऐसा लेटरल मेरिस्टेम है जो हमेशा प्लांट की बॉडी में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है एंड दैट इज द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, यानी कि वो कैम्बियम जो कि वैस्कुलर बंडल के विद इन प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एक अकेला ऐसा लेटरल मेरिस्टेम है जो कि प्राइमरी इन ओरिजिन है, वाइल जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम हम पढ़ रहे हैं दे आर फॉर्म्ड लेटर इन द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड दैट इज व्हाई दे आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो इसको हम फेलोजन भी बुलाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं इस कैम्बियम के वो आपको नैरो, थिन वॉल्ड और नियरली रेक्टेंगुलर नजर आते हैं। तो देखिए अगर मैं एक सेक्शन में आपको दिखाऊं, सो कॉर्टेक्स के रीजन से ही बन रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम डेवलप कर लेते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं हमारी एपिडर्मिस को। सो सपोज दिस इज द एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे आपको पता है ना पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर दी कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टेक्स वाले सेल्स हैं ये। तो यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं कॉर्टेक्स के सेल्स को। तो कॉर्टेक्स के सेल्स में ही कुछ सेल्स जो हैं वो डी डिफरेंशिएट कर जाएंगे टू फॉर्म नियरली रफली ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर सेल्स जो कि थिन वॉल्ड होंगे, नैरो होंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ सेल्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं एंड ये कॉर्टेक्स के बीचों बीच डेवलप होते हैं। ओके, so this is the cortex.
और कॉर्टेक्स की मैं लास्ट लेयर यहां ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज दी एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। तो देखिए कॉर्टिकल सेल्स के बीचों बीच ये सेल्स की जो लेयर आपको डेवलप करती हुई नजर आ रही है, दिस इज द कॉर्क कैम्बियम और द फेलोजन। देखिए फेलोजन वर्ड को आप समझिए, फेलो वर्ड को आप रिलेट कीजिए विद द कॉर्क, और जेन मीन्स टू जनरेट। तो कॉर्क जनरेटिंग जो सेल्स हैं, तो जनरेट करने की कैपेसिटी वही सेल्स रख सकते हैं ना जो कि डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हो। तो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी फेलोजन और द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। सो कॉर्क कैम्बियम को हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दीज आर दी कॉर्टेक्स सेल्स और दी कॉर्टिकल सेल्स। सो आई होप आपको इनकी पोजीशन और इनका डेवलपमेंट समझ आया होगा। अब देखते हैं इनकी एक्टिविटी को। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं दी एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, कैसे ये आपको सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है टू द प्लांट। तो फेलोजन, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम भी बुलाते हैं, इसकी एक्टिविटी वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बहुत सिमिलर है। तो सिमिलरली आप देखिए फेलोजन और वैस्कुलर कैम्बियम दोनों ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, सेल्स को कट ऑफ करते हैं या नए सेल्स को ऐड करते हैं। तो फेलोजन भी दोनों ही डायरेक्शन में आपको सेल्स ऐड करता हुआ दिखाई देगा, दैट मींस इनर रीजन में भी एंड आउटर रीजन में भी। तो यहां पर मैं आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखाते जा रहा हूं कि कैसे फेलोजन जो है वो सेल्स को ऐड करेगा। तो यहां पर मैंने ये फेलोजन की लेयर बना दी है, जैसा कि आप जानते हैं ये थिन रेक्टेंगुलर नैरो सेल से मिलकर बने होते हैं, राइट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेलोजन और द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब ये आउटर साइड पे जो सेल्स को कट ऑफ करेगा या नए सेल्स ऐड करेगा, वो ऐसे रफली रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलेंगे, ओके, ब्रिक टाइप के। सो यहां पर ये जो सेल्स आउटर साइड पे ऐड हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड द कॉर्क और द फेलम, ओके। तो फेलम वर्ड जो है वो कॉर्क से आपको रिलेट करना है, तभी मैंने बोला था फेलो वर्ड को आप कॉर्क से रिलेट कीजिए, और जेन मतलब टू जनरेट, जनरेट करने का मतलब जिसके पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है और वो है कैम्बियम, तो इट इज कॉर्क कैम्बियम, इसीलिए कॉर्क जो है वो फेलम कहलाएगा। तो जो कॉर्क के सेल्स होते हैं उसमें डेपोजिशन होता है ऑफ सुबरिन, तो वो हाई डेपोजिशन ऑफ जो सुबरिन आपको देखने को मिलेगा ना, वो बना देता है इसको वाटर इम्परमिएबल, यानी कि ये वाटर को अपने थ्रू पास करने नहीं देगा। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है, कॉर्क के जो सेल्स होते हैं पहली चीज डेड होते हैं, देन दे आर सुबराइज्ड, यानी कि इसमें सुबरिन का डेपोजिशन होता है, एंड सुबरिन की डेपोजिशन होने की वजह से इट बिकम्स वाटर इम्परमिएबल। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ओके। सो देखिए सेल्स कट ऑफ ऑन द आउटर साइड डिफरेंशिएट इनटू फेलम और द कॉर्क, जिसके सेल्स जो है वो इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबरिन, ठीक है। तो ये बात आपको पहली चीज याद रखनी है। और इनर साइड पे जो सेल्स ऐड किए जाते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम और द फेलोजन, इनको हम बुलाते हैं द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की तरफ ही ऐड हो रहे हैं ना ये, सो दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज फेलोडर्म, क्योंकि इसी लेयर के बाद आपको फेलम दिखाई देगी, राइट। सो जो सेल्स इनर साइड पे डिफरेंशिएट होते हैं, दे आर कॉल्ड फेलोडर्म और द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो कि पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बने हैं, दैट इज व्हाई आई हैव मेड देम सर्कुलर। तो ये लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल हैं। तो जो आपको फेलम या कॉर्टेक्स के बाहर जो आपको फेलम के सेल्स या कॉर्क के सेल देखने को मिल रहे थे, दे वर डेड इन नेचर, वाइल यहां पर जो फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल देखने को मिलेंगे वो होंगे लिविंग इन नेचर, जो कि पैरेनकाइमेटस होंगे, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, दैट मींस आउटर फेलम और द कॉर्क, बीच में जो फेलोजेन है और द कॉर्क कैम्बियम, और जो सबसे नीचे आपको फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखने को मिल रहा है, ऑल ऑफ देम टुगेदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पेरिडर्म। सो याद रखिएगा, पेरिडर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 P's। कौन कौन से हैं वो 3 P? पहला है फेलम, ओके, देन वी हैव फेलोजेन एंड देन वी हैव द फेलोडर्म। तो पेरिडर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 P's, ओके। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज बार्क। तो बार्क बेसिकली एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब ऑल द टिश्यू जो कि लाए करते हैं एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। तो बार्क की फॉर्मेशन के लिए आपको दोनों टाइप की लेटरल मेरिस्टेम यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की जरूरत होती है। दैट मींस आपको फॉर्मेशन के लिए नंबर 1 वैस्कुलर कैम्बियम तो चाहिए, and then we also need the cork cambium to form the bark। तो देखिए
हम अगर देखें वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की अगर एक्टिविटी हो जाती है इन अ प्लांट, ठीक है, तो आपको कुछ नए सेल्स ऐड होते हुए दिखते हैं ना। अगर वो सेल सारे के सारे फॉर्म हो जाते हैं तो हम केवल उन्हीं सेल्स को कंसीडर करेंगे, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर लाए कर रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से आपको कौन कौन से दो नए टिश्यू बनते हुए नजर आ रहे थे। एक आपको दिख रहा था सेकेंडरी फ्लोएम जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड फॉर्म हो रहा था, और सेकेंडरी जाइलम जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के इनसाइड फॉर्म हो रहा था। बट हमसे बोला गया है टू फाइंड दोज टिश्यू जो कि आउटसाइड या एक्सटीरियर लाई कर रहे हैं टू द वैस्कुलर कैम्बियम। तो कौन सा नया टिश्यू एक्सटीरियर लाई कर रहा है टू द वैस्कुलर कैम्बियम? दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। तो दैट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम यहां कंसीडर किया जाएगा, राइट। और वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर और कौन सा टिश्यू नया डेवलप हुआ था? कोर कैम्बियम तो हुआ ही हुआ था ना, जिसको हम क्या बुलाते थे? द फेलोजन ना। तो ये फेलोजन है और इसकी एक्टिविटी से क्या डेवलप हुआ था? आउटर साइड या पेरिफेरल साइड पे आपको कॉर्क या फेलम डेवलप होता हुआ दिखता था, और इनर साइड पे आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म डेवलप होता हुआ दिखता था। और टुगेदर ये थ्री ऑफ देम क्या बुलाए जाते थे? द पेरिडर्म, राइट। तो यहां पर आपको तीनों पी देखने को मिलेंगे ना, द फेलम, देन वी हैड द फेलोजेन, एंड देन वी हैड फेलोडर्म। तो ये तीनों आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वो सारे के सारे न्यूली फॉर्म्ड टिश्यूज जो कि लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से बने हैं, एंड दे आर लाइंग आउटर टू द ऑब्वियसली वैस्कुलर कैम्बियम, वो सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द बार्क, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन कि किस सीजन में फॉर्म हुए हैं, सो बार्क भी दो टाइप की हो सकती है, दैट इज अर्ली बार्क एंड लेट बार्क। तो अर्ली बार्क फॉर्म होती है इन द अर्ली सीजन, एंड लेट बार्क आफ्टर द अर्ली सीजन जब फॉर्म होती हैं तो दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द लेट बार्क। तो आई होप बार्क से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो रूट्स के केस में या स्पेसिफिकली डायकॉट रूट्स के केस में आपको सेकेंडरी ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स के केस में अगेन वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से देखने को मिलती है, बट यहां पर जो वैस्कुलर कैम्बियम आपको देखने को मिलेगा वो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन है। दैट मींस ये परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से डेवलप हो रहा है, ओके। तो यहां पर आपको ये कैसे डेवलप होते हुए दिखता है, आइए देख लेते हैं। तो मैं यहां पर एक सेक्शन ले लेता हूं रूट का, जिसमें कि मैं पेरिसाइकिल से अंदर का रीजन, यानी कि आई एम शोइंग यू द स्टीलर रीजन, ठीक है। तो मान के चलिए ये दिस इज द पेरिसाइकिल ऑफ द रूट, ओके। तो आपको पता है यहां पर वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है? रेडियल अरेंजमेंट। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दी जाइलम बंडल्स, और यहां पर इनके बीच में ऑल्टरनेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको द फ्लोएम बंडल्स, राइट। सो दीज आर द फ्लोएम। सो ये फ्लोएम है, दीज आर जाइलम, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो आपको पता है ना, यहां पर जाइलम का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? एक्सार्क कंडीशन, यानी कि द मेटाजाइलम जो है वो आपको यहां पर टुवर्ड्स द पिच नजर आएंगे, एंड जो प्रोटोजाइलम है वो आपको नजर आएंगे टुवर्ड्स दी पेरिसाइकिल। इतनी चीज आपको क्लियर रखनी है। नाउ अब क्या होता है, जो फ्लोएम है, फ्लोएम के क्लोज आपको यहां पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कुछ कंजंक्टिव टिश्यू, मैंने आपको बताया था ना जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ पैरेनकाइमेटस सेल या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि कहलाते हैं द कंजंक्टिव टिश्यू। तो वो कंजंक्टिव टिश्यू के सेल्स जो कि फ्लोएम के बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, वो फॉर्म कर लेते हैं एक कैम्बियल स्ट्रिप। सो ऑल द टिश्यू जो कि फ्लोएम के जस्ट पास में प्रेजेंट है, जो कि पार्ट है किसका? कंजंक्टिव टिश्यू का, दे विल गेट डी डिफरेंशिएटेड। वो अपनी परमानेंट फंक्शन को छोड़ के वापस से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीगेन कर लेते हैं, एंड दे फॉर्म द फर्स्ट कैम्बियल स्ट्रिप। सो व्हाट दे फॉर्म? फर्स्ट कैम्बियल स्ट्रिप। आई होप दिस इज क्लियर। अब जाइलम के वो सेल्स, देखिए जाइलम के नीचे पेरिसाइकिल के वो सेल्स जो कि क्या है, अगेन आपकी क्लोज कांटेक्ट है विद द प्रोटोजाइलम, वो भी डी डिफरेंशिएट कर जाएंगे, यानी कि ये वाले सेल। तो देखिए ये वाले जो सेल्स हैं जो कि प्रोटोजाइलम के क्लोज कांटेक्ट में प्रेजेंट हैं, ये भी डी डिफरेंशिएट होके क्या बना देंगे? द सेकेंड कैम्बियल स्ट्रिप। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म सेकेंड कैम्बियल
स्ट्रिप। एंड नाउ ये सभी के सभी, ये दोनों यानी कि फर्स्ट कैम्बियल स्ट्रिप और सेकंड कैम्बियल स्ट्रिप आपस में ज्वाइन कर जाती हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे ज्वाइन कर जाएंगी। सो इस तरीके से देखिए सारी कैम्बियल स्ट्रिप जो है वो ज्वाइन कर जा रही हैं टू फॉर्म अ वेवी कैम्बियम। तो यानी कि यहां पर डेवलप होती है एक वेवी कैम्बियम। सो एक वेवी कैम्बियम का यहां पर डेवलपमेंट हो गया है। तो देखिए कितनी सारी डेवलपमेंट्स अभी तक हुए। कंजंक्टिव टिश्यू जो कि लाया करता था बिलो द फ्लोएम, वो डी डिफरेंशिएट करके बना दिया द फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप। फिर आप देखिए जो सेल्स पेरिसाइकिल के आपके प्रोटोजाइलम के अबव लाया करते थे वो बना रहे हैं सेकेंडरी और द सेकेंड कैम्बियल स्ट्रिप। एंड दोनों ही ये जो स्ट्रिप हैं दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कंप्लीट कंटिन्यूअस वेवी रिंग ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम, जो कि लेटर एक्टिविटी के दौरान सर्कुलर डेवलप हो जाती है, जैसे कि हमने डायकॉट स्टेम के केस में देखा था, राइट। सो नाउ क्या होगा, जो इवेंट्स होते हैं सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिकली फॉर्मेशन में, आपको वो सेम दिखाई देंगे लाइक द डायकॉट स्टेम। यानी कि लेटर ऑन क्या होगा, ये जो आपको वेवी कैम्बियम डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है ना, ये सर्कुलर हो जाएगी और ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ डेवलप करेगी सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ ऐड करेगी सेकेंडरी फ्लोएम। और इस तरीके से प्लांट के जो रूट्स होते हैं, डायकॉट के जो रूट्स होते हैं, उनकी गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। ओके सो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नर फ्री है पर बेस्ट है।